नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा दौसा। आज हम फिरोज़ बिन रजब, जिसे भारतीय सल्तनतकालीन इतिहास में फिरोज़ तुगलक के नाम से जाना जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने पूर्व में ही फिरोज़ तुगलक नामक अध्याय को 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है। इससे पूर्व में प्रथम भाग में फिरोज़ तुगलक की प्रारंभिक जीवन, उसका राज्यारोहण, उसकी शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किए, कृषि के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए, विभिन्न प्रकार की नहरों का निर्माण, बहुत सारे बागों का निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, रोजगार दफ्तर का निर्माण, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना, दीवाने बंदागन नामक विभाग की स्थापना, विद्वानों को आश्रय देना, बहुत सारी संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाना, सैन्य विभाग में वंशानुगत सेवा का प्रारंभ करना, विभिन्न प्रकार के नवीन सिक्कों का चलाना और मिस्र के खलीफा से 2 बार खिलत प्राप्त कर खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना, जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से हमने चर्चा की है। आज हम फिरोज़ तुगलक की सैनिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। सैनिक उपलब्धियों की चर्चा यदि की जाए तो फिरोज़ तुगलक के समय में जो सैनिक अभियान किए गए या आक्रमण किए गए या संघर्ष किए गए, उन पर जब दृष्टिपात किया जाता है तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि फिरोज़ तुगलक में सैनिक प्रतिभा का अभाव था। उसने दक्षिण भारत, राजस्थान तथा अन्य प्रदेश जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गए थे, दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे, उनको जीत करके वापस दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास फिरोज़ तुगलक के द्वारा कभी नहीं किया गया। इसके द्वारा जो प्रमुख 2 अभियान किए गए, बंगाल और सिंध के अभियान थे, और दोनों ही अभियानों में उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन अभियानों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला अभियान बंगाल अभियान कहलाता है, जो कि 1338 ईस्वी में दिल्ली से स्वतंत्र घोषित हो चुका था। फिरोज़ तुगलक के समय में बंगाल में हाजी इलियास नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था, और हाजी इलियास की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने दिल्ली सल्तनत का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, उसे जीतने के उद्देश्य से तिरहुत पर आक्रमण भी किया था। जब यह आक्रमण किया गया तो फिरोज़ तुगलक इस बात को सहन नहीं कर सका कि बंगाल जैसा छोटा सा प्रदेश, जो पूर्व में दिल्ली सल्तनत की अधीनता में रह चुका है, वह दिल्ली सल्तनत के दक्षिणी पूर्वी भाग पर आक्रमण कर रहा है। इस कारण से 1353 ईस्वी में 70,000 घुड़सवारों के साथ फिरोज़ तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल का शासक फिरोज़ तुगलक को अपनी ओर आते देखकर राजधानी छोड़कर भाग गया और एक दला के दुर्ग में जाकर के उसने शरण प्राप्त करी। सुल्तान जिस समय आक्रमण के लिए गया था, वहाँ पर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया और
मजबूरीवश सुल्तान को वापस लौटना पड़ा और बंगाल को वह पूर्णतः वशीभूत नहीं कर पाया। इस प्रकार से बंगाल का ये जो पहला अभियान उसके द्वारा किया गया, यह असफल रहा। कुछ दिनों के उपरांत बंगाल पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए फिरोज ने पूर्वी बंगाल के एक स्वर्गीय शासक के दामाद जफर खां की सहायता करने के बहाने से 1359 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। इस समय इलियास की मृत्यु हो गई थी। उसके स्थान पर सिकंदर वहाँ पर शासन कर रहा था, जो कि इलियास का पुत्र था, और उसने भी अपने पिता के समान एकदला के दुर्ग में जाकर शरण प्राप्त कर ली। दिल्ली के सेना ने एकदला के दुर्ग का घेरा डाला, परंतु वह उसे जीत नहीं सके और अंत में युद्ध के अंत में एक संधि हुई जिसमें सिकंदर के पक्ष में अच्छी शर्तें थीं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो फिरोज तुगलक के बंगाल के विरुद्ध जो दो अभियान किए गए, वो दोनों ही असफल रहे। जाजनगर पर विजय। जब बंगाल अभियान के उपरांत वापस दिल्ली की ओर लौट रहा था, तब सुल्तान जौनपुर में रुका हुआ था। वहाँ पर इसने जाजनगर पर आक्रमण किया। जाजनगर का राय तेलंगाना की तरफ भाग गया। अंततः राय ने फिरोज तुगलक की विशाल सेना को देखते हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसने यह वचन दिया कि वो प्रतिवर्ष कुछ हाथी कर के रूप में दिल्ली सल्तनत की सेवा में भेंट करेगा या भेजेगा। दूसरा महत्वपूर्ण अभियान फिरोज तुगलक के समय में जो किया गया वो था सिंध के विरुद्ध अभियान। 1361-62 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण किया। तत्कालीन समय में सिंध पर जाम बावनिया नामक शासक शासन कर रहा था। उसने बड़ी ही वीरतापूर्वक शाही सेना का मुकाबला किया और इस युद्ध में दिल्ली की सेना को अत्यधिक क्षति हुई और सुल्तान को पुनः शक्ति संग्रहित करने के लिए गुजरात के रास्ते से लौटना पड़ा। रास्ते में सुल्तान कच्छ के रण में भटक गया, रास्ता भूल गया, जिसके कारण 6 महीने और ख़राब हो गए और 6 महीने उपरांत वह कच्छ के रण से निकल पाया। 1363 ईस्वी में प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल ने सुल्तान की सहायता के लिए अतिरिक्त सेना दिल्ली से भेजी और उस सेना के साथ पुनः सिंध पर आक्रमण किया गया और जाम बावनिया ने अंततः दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। 1360 में एक अन्य अभियान फिरोज तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण कर किया था। यह प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र होता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम वर्षों में यह स्वतंत्र हो गया था। 6 महीने तक घेरा डालना पड़ा शाही सेना को नगरकोट के दुर्ग के समीप और अंत में नगरकोट के राजा ने समर्पण कर दिया। इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर को लूटा गया और वहाँ से 300 संस्कृत की दुर्लभ पुस्तकें दिल्ली लाई गई और इन पुस्तकों को आजुद्दीन खाली दरबानी नामक राजकवि के द्वारा फारसी भाषा में अनुदित कराया गया। यदि फिरोज तुगलक के समय विद्रोहों की चर्चा की जाए तो उसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही
उसकी चचेरी बहन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी, खुदाबंदजादा ने सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु वह विफल रही। इसके अतिरिक्त गुजरात के सूबेदार दमगानी, कतेहर के राजा खड़कू तथा फिरोज ने इटावा के विद्रोह को भी दबाने में सफलता प्राप्त की। 20 सितंबर 1388 ईस्वी में लगभग 80 वर्ष की आयु में फिरोज तुगलक की मृत्यु के साथ ही उसके शासनकाल की समाप्ति हो गई। धन्यवाद।